मुन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल जी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ मैं चाहूँगा यहाँ पर स्वागत करूँ। आप सब ने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में दिए, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम सबों के लिए आने वाला इतिहास के पन्नों पे सम्मिलित होगी। हमारी पार्टी के जो उद्देश्य है उसको लेकर के ये पहला कार्यक्रम हमारे झारखंड के अंदर, जिसमें 8 प्रदेशों से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ की हमारा पहला कदम जो शुरुआत है पूरे भारत देश के अंदर अपने कदम आप सबों की साथ कदम से कदम मिलाकर अपने कदम बढ़ाएगी। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई कंपनियों को हमारी पार्टी झारखंड के अंदर लेकर आ रही है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पैरों में खड़ा होंगे और जगह जगह पे छोटे छोटे उद्योग लगेगी, ताकि हमारा देश गांव से विकास होना शुरू होगा और देश में तब्दील हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज कमल जी ने हमारे बीच मुंबई से मुख्य अतिथि के रूप में MCL कंपनी से आए हुए हैं, जो पूर्ण रूप से पूरी जानकारी स्वयं अपनी जुबान से देंगे, ताकि आप सबों को बारीकी से पूरी जानकारी मिल सकेगी। आखिर यह प्रोजेक्ट ऐसा क्या है जिसके लिए आज का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आकर के आप सबों के बीच में बतलाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट हमारे झारखंड के अंदर बैठे, ये झारखंड के लिए ही नहीं पूरे भारत देश के लिए लाभान्वित है, लाभ देने वाली है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठाएंगे, रोजगार से जुड़ेंगे। जो शिक्षित हैं उन लोगों के लिए भी रोजगार है, किसान है उन लोगों के लिए भी रोजगार है, जो अशिक्षित है उन लोगों के लिए भी रोजगार इससे मिल सकता है। और आप सब हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ देंगे। इसके लिए आप सबों से नम्र निवेदन है कि हमारी आज का कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने सेल फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे रख लेंगे। इसके लिए आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज कमल, भारतीय जन जागरूकता पार्टी BJJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूँ। आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन बायोफ्यूल MCL के साथ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो मकसद है, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव तक लोगों को रोज़गार से जोड़ना। और कई तरह के रोज़गार हैं, पर जो रोज़गार देना है किसानों को, जो किसानों को स्वावलंबी बनाएगा, वो हमारा MCL मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड ही बना सकता है। क्योंकि अभी जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, वो लोग किसानों की ज़मीनों को ले रहे हैं, लेने के बाद उससे कोयला का उत्पादन और कई तरह की चीज़ों का उत्पादन करके वो पूरा ज़मीन, चूँकि इससे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो उनके हाथ से चली जाती है, जो कि बहुत दुखद है, परंतु मजबूरी है इंसान के पास। आज अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे पास जो लाइट देख रहे हैं, जो सड़कें देख रहे हैं, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये इनके वजह से हो रही हैं। पर इसका जो ऑप्शन, अगर इसका ऑप्शन हमारे पास दूसरा है, दूसरा विकल्प है, तो हम उस विकल्प की ओर जाना चाहते हैं। ये विकल्प है मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। इसके तहत जब हमने इनकी पूरी योजना को समझा, इनकी चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, हमारी पार्टी इसको लेकर के पूरे देश में जा सकती है और पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग देश विदेश तक जाने के लिए इस पार्टी को लेकर, इस कंपनी को लेकर के हम लोग जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार से जोड़ सकें। आप देख रहे होंगे कि कई दिनों हमेशा सरकार जो है वो कंपनियों को बुलाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियों को बुलाती है, ताकि वो वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ सकें। तो सेम पैटर्न है, वो सरकार है और हम पार्टी है। हम अभी बेस बना रहे हैं और चूँकि लोगों को अभी मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, इसके बारे में मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। ये बायोफ्यूल CNG गैस, बायो CNG
और बायो रसोई गैस का निर्माण करती है। इसके लिए इनका जो कच्चा माल होता है वो नेपियर ग्रास है, और नेपियर ग्रास को आप किसान उपज करेंगे, और वो किसान जो उपज करेंगे वो कंपनी उसे परचेज करेगी। किसान जब उपज करेंगे तो उनके लिए उनको ज़मीन चाहिए, लोग चाहिए। अब वो जो उपज कर रहे हैं उनका 1 एकड़ ज़मीन में अगर कोई किसान प्रति वर्ष 4 लाख 5 लाख या 10 लाख तक इनकम कर सकते हैं, अगर वो MCL के बताए रास्ते पर चले, उनके मार्गदर्शन पे वो अगर नेपियर ग्रास की खेती करें, तो आप समझिए 4 से 10 लाख के बीच में वो इनकम कर सकते हैं। अभी जो किसान खेती कर रहे हैं या जो उपज कर रहे हैं उसमें वो 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक जा करके वो अटक जाते हैं। इससे ज़्यादा की वो मतलब क्षमता नहीं रख पाते, उससे ज़्यादा वो उपज नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते। तो स्थिति जो है किसान की, वो जो लगाते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, वो उनको हासिल नहीं हो पाता। इसके माध्यम से वो ये चीज़ हासिल कर पाएंगे और किसान अपने आप में मजबूत हो पाएंगे। तो ये जो पार्टी का उद्देश्य है हमारा, उसमें हमारे साथ MCL बहुत कदम से कदम मिलाकर चलेगी और हम लोग इसको पूरे देश में फैलाएंगे। अब पार्टी, चूँकि पार्टी है तो पार्टी का तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो सकता। हमारे साथ बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। कई कंपनीज और हम लोग देख रहे हैं जो लोगों को रोज़गार, हमारा मेन मोटिव है रोज़गार से जोड़ना और योग्य उम्मीदवार। क्योंकि आप समझ रहे हैं आज देश के लिए, आज देश में योग्य उम्मीदवार का होना बहुत ज़रूरत है। आज हमें IAS से बात करनी होती है, IPS से बात करनी होती है, तो हम दूर दराज में बात नहीं कर सकते। उनका एक योग्यता है, वो बहुत मेहनत करके, बहुत दिन रात का मेहनत और एग्जामिनेशन पास करके तभी वहाँ पे पहुँचते हैं, और हमें वोट के माध्यम से हम जीत जाते हैं और फिर उस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हम उन्हें क्यों तरह से बात करना शुरू कर देते हैं। ये हम उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। हमें एक ऐसा योग्य उम्मीदवार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अपने एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये उनको नॉलेज में हो, वो समझ सके कि हमारा जो विज़न है वो इस एरिया को हम लोग इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इसमें हम लोग रोड बना सकते हैं, स्कूल्स हमारे ऐसे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे ऐसे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एरिया का ऐसा होना चाहिए। तो ये वही हो सकता है जब हम लोग कुछ पढ़े लिखे और योग्य लोगों को इसमें जोड़ते हैं। राजनीतिक दल है या NGO? नहीं, बिल्कुल ये एक राजनीतिक दल है, परंतु चूंकि राजनीतिक दल अभी सारे जो है ना, वो सिर्फ अभी मान लिया मैंने आपको भाषण दे दिया कि मैं इसके खिलाफ युद्ध करूंगा, इसके खिलाफ ये करूंगा, क्रांति लाऊंगा, उससे क्या होगा? उससे किसी का घर नहीं चलेगा। घर चलाने के लिए लोगों को रोजगार देना होगा, उसके लिए कंपनी चाहिए। आप कैसे जाकर रोजगार देंगे? किस तरीके से आप रोजगार, मान लिया हम कितने लोगों को आप 10,000 20,000 भेंट दे करके लोगों को सहयोग करके आप कितना दिन चला पाएंगे? हमें उनको उस काबिल बना देना है कि वो आपके सहारे की जरूरत नहीं पड़े उसको, वो खुद इतना कमाए ना कि आपके लिए वो खड़ा रहे। तो हम लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं। बताइए। मैं MCL कंपनी की तरफ से मैं एज ए सीनियर नेशनल प्राइम मीडिया की इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हर स्टेट में जाके पंकज जी जैसे अच्छे विचारों वाले लोगों को, ये हमारा जो काम जो है उनके साथ मिलकर हमें इस स्टेट में करना है, उस हिसाब से पूरे हम भारतवर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। और झारखंड में भी हम लोग पहली बार ये नेशनल बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये जो MCL जो है, ये MCL करीबन 20-25 सालों से इस सेक्टर में, जिस सेक्टर को डेवलप कर रही है, जो बायोफ्यूल सेक्टर है, जो ईंधन का जो सेक्टर है, ये जीवाश्म ईंधन जो हम लोग जमीन से निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड गैस, कोयला वगैरह जो है, और उससे जो धरती का, हमारी धरती माता का जो विनाश हो रहा है, उसको रोकना ही हमारा मिशन है। और इसके पर्याप्त में इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और इस जैव ईंधन के लिए लगने वाला सारा रॉ मटेरियल जो है वो फार्मर्स दे रहे हैं। आज के तारीख में जीवाश्म ईंधन का जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर ओपेक में बैठा हुआ सुल्तान दे रहा है। हमारा देश साल भर में एवरी ईयर 8 लाख करोड़ का वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग, कच्चा माल जो है इंपोर्ट करते हैं।
वही कच्चा माल जो है हमारा किसान, अब परिवर्तन हुआ है, हमारा किसान वो रॉ मटेरियल देगा, वो पैसा उनके पास जाएगा और यही उस रॉ मटेरियल से हम हर तहसील के क्षेत्र में, तहसील लेवल पे हम लोग बायोफ्यूल की हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे और ये सारा जो है आज उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। श्री पंकज कमल सर और सत्यजीत कुंदन सर आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। आप श्री उदय शेट्टी, नेशनल बिजनेस एडवाइजर माने महाराष्ट्र, आपका स्वागत श्री पूनम सिंह जी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार इंडिया। नमस्कार। और इसमें सबसे बड़े तादाद में शायद झारखंड वासी भी बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने एक दूसरे से जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैं बाकायदे से आप सभी लोगों को सुन रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई कि आप में से बहुत से लोग झारखंड से भी बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही हम लोगों को कह दिया कि नमस्कार इंडिया, बराबर। क्योंकि हम लोग जो आपकी जो अभी यहाँ पे जो नेशनल पार्टी है, जिसको हम लोग भारतीय जन जागरूकता पार्टी भी आप कहते हैं, और उसी पार्टी के तहत इस नेशनल बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पे हम लोगों ने किया है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे MCL की जो श्रावण माने सर की जो टीम है, तो हम लोग उसको MCL माने टीम कहते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को शुरुआत के दौर से जो लेकर के चल रहे एक लीडर के तौर पे हमारे जो नेशनल प्राइम BDA है आदरणीय श्रावण माने सर, और उसी के साथ में जो हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स और एडवाइज़र के तौर पर हमारे साथ में हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे उदय शेट्टी सर, उसी के साथ में जो हमारे उड़ीसा से आए हुए हमारे जो क्षेत्रवर नाइक सर है, और हमारे जो पार्टी है, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष और संस्थापक है पंकज कमल जी, और उसी के साथ में आप इस बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे खुद के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरा नाम है संतोष तुकाराम सनदी और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में एक सांगली जिला है और उस जिले में जत करके एक तहसील है, उस तहसील में मेरा गांव है उमदी।
और मैं जैसे कि जो MCL की जो विचारधारा है, जो बिजनेस मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के तहत मैं काम करता हूँ। पिछले लगभग 4 साल से मैं इस विजन और मिशन में जुड़ चुका हूँ और वो जो उमदी करके जो तहसील है उस डिवीज़न का मैं हेड हूँ और MCL मानी टीम में एज ए नेशनल लीडर करके मैं उभर करके सामने आ रहा हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो MCL की जो विचारधारा है, MCL ये कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है लगभग 450 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उस 450 करोड़ सालों में मानव और जो जीव की जो उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है वो लगभग 350 करोड़ साल पहले। और साथियों, लगभग जब ये इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की जब व्यवस्था रची गई और नींव रखी गई, तब इस धरती माता ने इस तहत हमारे सभी जीव जंतुओं को जो ज़रूरतमंद जो मूल द्रव्य है और उसको लगने वाली जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बनाने का और उसको रिसाइकल करने का काम जो है हमारी धरती माता बनाते आ रही है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इन 350 करोड़ साल में जो हम लोगों ने मानव जो प्रजाति है, इस मानव प्रजाति ने लगभग ये जो पिछला जो 200 जो साल गया है, लगभग 1840 से लेकर के 1860 में हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया है, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति भी कह सकते हैं, इन औद्योगिक क्रांति में हम लोगों ने जो हमारी जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को हम लोगों ने पूरी तरीके से तहस नहस करके रखा है। साथियों, अगर ये जो इकोसिस्टम अगर बिगड़ जाती है तो हमारा विनाश होना तो तय है। अगर हमें इसको एक सस्टेनेबल वे में लेकर के चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि लगभग पिछले साल 2022 में जो हमारे जो मतलब यूनो जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है इस मतलब पूरे जितने भी देश है उन देशों का जो समूह होता है, उनका जो संगठन होता है, उसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित की हुई जो IPCC करके जो संस्था है, जो सर्वोच्च संस्था है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो IPCC है, इन्होंने पिछले साल एक रिपोर्ट दे दिया और उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता विनाश के दहलीज पे, ऐसे विनाश के दहलीज पर आकर के खड़ी हुई है कि आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी जो है ये इरिवर्सिबल मोड पर चली जाएगी। यानी हम लोगों को, इस मानव प्रजाति को IPCC ने ये फाइनल कॉल दे दिया है, जिसको कोड रेड अलर्ट कहा गया है। साथियों, अगर हम लोग हमारी धरती माता को बचाने के लिए अगर नहीं काम करेंगे तो साथियों हमारा और हमारी धरती माता का विनाश होना तय है। मैं आपके सामने अपने मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के जो की पर्सन्स है, जो फाउंडर है, इनके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारी जो नींव रखी गई MCL की, ये MCL की नींव कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसे स्ट्रैटेजिक पर्सन ने नहीं रखी है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग इस विजन और मिशन में हैं और वही इस कंपनी के जो रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार हम लोग जिनको कह सकते हैं, वो है हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर। और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने अगर इनकी क्वालिफिकेशन के बलबूते पे सोच लिया होता कि मैं अपनी ज़िंदगी एक लग्जूरियस लाइफ और उसी के साथ में एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ये बहुत आसानी से जी सकते थे। परंतु इनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने ठान लिया कि मैं अपने देश के लिए, अपने धरती माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। साथियों, आदरणीय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर जी का जो यानी KEM हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में स्थित है, उस मुंबई के KEM हॉस्पिटल से इन्होंने MBBS डिग्री हासिल की है। और MBBS डिग्री हासिल करने के बाद में इन्होंने तय कर लिया था कि ये MD गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे। और जब MD गायनेकोलॉजिस्ट ये कर रहे थे और सीख रहे थे, तभी इनकी मुलाकात आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के साथ में होती है।
और एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे कि हमारे जो युवा वर्ग था, हमारे युवा वर्ग को हमेशा प्रेरित करने का काम करते थे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, उसी के साथ में ये जो बायोफ्यूल सेक्टर है इसके बारे में जब आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम सर बात करते थे, बहुत से लोग युवा उनसे प्रेरित होते थे। उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलक सर भी प्रेरित हुए और इन्होंने जो इनका जो लक्ष्य रखा था कि एमडी गायनेकोलॉजिस्ट करने के बाद में ये फर्टिलिटी में स्पेशलिटी हासिल करेंगे और अमेरिका में जा कर के बसेंगे, अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। और इनसे प्रेरित होने के बाद में इन्होंने ये सोचा कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस क्रैक करने के बाद में आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एज ए डिप्यूटी कलेक्टर करके ये मुंबई में पोस्टेड है। तो साथियों, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद इन्होंने अपने देशवासियों के लिए, अपने धरती माता के लिए, अपने पृथ्वी माता के लिए ये काम करने का सोच लिया। तो उन्हीं के साथ में जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे मिस प्राची ढोले मैम काम करती है और प्राची ढोले मैम का भी जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके से इन्होंने जो बीट्स पिलानी कॉलेज है वहाँ से एमटेक किया है और ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। साथियों, उन्हीं के साथ में उनके डॉक्टर आदरणीय जो हमारे श्याम गोलक सर है, उनके जो बचपन के मित्र है डॉक्टर लवेश यादव सर, इनका भी जो क्वालिफिकेशन है ये भी एमबीबीएस है और इन्होंने फॉरेन कंट्री से इन्होंने स्पेशलिस्ट किए हैं इमरजेंसी मेडिसिन में। साथियों, इतने वेल क्वालिफाइड जो लोग हैं, इनकी सोच और विचारधारा के साथ में इस कंपनी की नींव रखी गई। और शुरुआत के दौर में ये जो MCL का जो जन्म हुआ लगभग 2001 में, इन तीनों ने मिलकर के ये बायोफ्यूल सेक्टर में अगर हमारी धरती माता को अगर बचाना है, जैसे कि हमारी धरती माता को अगर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि धरती माता को जो विनाश की ओर लेकर जाने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। और उसी के लिए ये लोग काम करने लगे और ये जो काम कर रहे थे, तो 2001 से लेकर के शुरुआत के 10 सालों में ये जैसे कि एक NGO की तरह ही काम कर रहे थे। जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हमारी धरती माता को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी संस्थाएं या NGO जो काम करती है, उसी प्रकार से ये सारे लोग उसी प्रकार से काम कर रहे थे। परंतु शुरुआत के 10 सालों के बाद में इन्हें पता चला कि हमें इस तरीके से काम करके कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एज अ वॉलंटियर जुड़ने वाले जो लोग हैं वो आएंगे, अपना योगदान देंगे और चले जाएंगे। साथियों, 10 साल के बाद में जब आदरणीय डॉक्टर श्याम गोलक सर को ये पता चला कि अगर हमें अपनी धरती माता को बचाना है तो इस मिशन को हमें एज ए NGO की तरह नहीं चलाना है, इसको हमें एक बिजनेस की तरह अगर आप लोग चलाएंगे तो सारे लोग अपना खुद का भी जो फायदा है या जो कुछ भी है वो भी मद्देनजर रखते हुए इस बिजनेस में आ सकते हैं और हमारा जो उद्देश्य है उसको बहुत आसानी से हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए MCL ने यही सोचा कि इसके लिए एक ही वे है और वो है बिजनेस, और उस बिजनेस को लेकर के मैं आपके सामने उसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथियों, MCL का मिशन क्लियर है कि अगर हमारी ये जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को अगर हमें राइट वे में लेकर के जाना है और सस्टेनेबल वे में अगर लेकर के जाना है, तो हमें जो हमारे सामने हम लोग जो पृथ्वी माता को तहस नहस करने के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके ऊपर हमें रोक लगाना होगा। जैसे कि इस धरती माता को, इस पर्यावरण को अगर तहस नहस और बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसमें से सबसे जो ज़रूरतमंद यानी जो भी कारणीभूत जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है फोसाइल फ्यूल, यानी जो जीवाश्म ईंधन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो जानलेवा जीवाश्म ईंधन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घरेलू यूज़ में हम लोग एज ए LPG चूल्हा हम लोग जो जलाते हैं गैस के रूप से, और उसी के साथ में जो लकड़े हम लोग चूल्हे पे जलाते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर चूल्हे होते हैं और जिसमें हम लोग ईंधन के रूप में हम लोग लकड़ों का यूज़ करते हैं। साथियों, ये जो ईंधन है, ये जानलेवा जो फोसाइल फ्यूल है, उसको हमें सबसे पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसमें जो हमारे घरेलू यूज़ में हम लोग करते हैं, उसी के साथ में जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में हम लोग जो ईंधन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फर्नेस और FO हो गया, LDO हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ईंधन के रूप में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं।
उसी के साथ में हम लोग जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो ईंधन यूज़ करते हैं वो है पेट्रोल और डीजल। उसी के साथ में जो नेचुरल जो गैस है हम लोग जो हमारे धरती माता के भूगर्भ से निकालते हैं वो भी हम लोग आज फॉसिल फ्यूल में ही हम लोग उसकी गिनती करते हैं। साथियों, उसी के साथ में जो हम लोग जो इस हॉल में जो बहुत सुकून से जो बैठे हैं ना, इसकी मुख्य वजह है हमारी ये जो बिजली है ना, इस बिजली की वजह से यहाँ पे हम लोग आराम से सुकून से बैठे हैं। और ये जो बिजली जो एनर्जी है, इस एनर्जी का जो यूज़ करते हैं हम लोग बहुत बड़ी तादाद में। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई एनर्जी यूज़ की जाती है तो वो है बिजली। मैं साथियों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो बिजली बनती है, हम लोग जो बचपन में जो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उस पढ़ाई में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना था कि ये औष्णिक ऊर्जा आपने पढ़ा होगा ना, तो ये जो सारी एनर्जी जो बनती है बिजली की, तो इसके बारे में थर्मल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। परंतु आज भी हमारे दिमाग में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है पानी का जो जनरेटर होता है वो चलाने से बनता है, बराबर ना, टरबाइन चलाने के वजह से। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो बनती है हमारा कोयला जलाने की वजह से। दुनिया की लगभग 65 से 70% जो बिजली बनती है वो कोयला जलाने की वजह से बनती है। जो थर्मल एनर्जी प्लांट्स है वहाँ पे इस कोयले को जलाया जाता है, उसमें से एनर्जी लेकर के ये बिजली बनती है। साथियों, हमारा भारत देश भी लगभग 65 से 70% बिजली जो बनाता है इस जानलेवा नेचुरल कोल की वजह से बनता है। और आपको तो पता है जैसे कि हमारा जो नॉर्थ जो भी हमारे स्टेट्स है, जैसे कि हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और उन्हीं पहाड़ों के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो बहुत बड़े पैमाने में और बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं, इस मिनरल्स को जो हम लोग ज़मीन से जो निकाल रहे हैं, यानी जो हम लोग जो खुदाई कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत आगे आने वाले काल में संकट का काम कर रही है सब। उसी के साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्रूड ऑयल जो हम लोग बाहर के देशों से मंगवाते हैं, जैसे कि जो हमारे आदरणीय श्रावण माने सर ने भी उसका मतलब उल्लेख किया था पहले भी जब बात कर रहे थे, जैसे कि ओपेक कंट्री यानी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री जिसको बोलते हैं, उसी को ओपेक कंट्री कहा जाता है। और उन ओपेक कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, लगभग जो हमारे लिए लगने वाला जो ईंधन है, जो क्रूड ऑयल है, 80% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर के देशों से मंगवाते हैं। तो इस क्रूड ऑयल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो अदर जो प्रोडक्ट है, जैसे कि उस क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करने के बाद में एज अ पेट्रोल डीजल हम लोग उस फ्यूल को यूज़ करते ही है। और उसी के साथ में उसमें से जो बनने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे अडेसिव्स है, कारपेटिंग है, कॉस्मेटिक्स है, फर्टिलाइजर्स है और पेंट्स, रबर्स एंड फैब्रिक एंड प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो बनती है, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में जब हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करने के लिए जो टूथब्रश हम लोग जो हाथ में लेते हैं, वो प्लास्टिक जो है वो क्रूड ऑयल से बनाया होता है। उसी के साथ में उस पर लगने वाली जो टूथपेस्ट है वो तक क्रूड ऑयल से ही बनाई जाती है। यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं और हम लोगों ने जो हमारे शरीर पे जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े तक भी क्रूड ऑयल से बनाए गए। साथियों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम लोग शाम को, रात को हमारे घर पे जब सोते हैं, सोने वाला जो हमारा गद्दा होता है, उड़ने वाला जो कंबल होता है, वो तक इस क्रूड ऑयल से ही बनाया गया होता है। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को अगर हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि देखिए ये जो क्रूड ऑयल से जो बनाई चीज़ें होती है, इसको डिग्रेड होने के लिए यानी इसका विघटन होने के लिए, इसको सड़ने के लिए बहुत हज़ारों वर्ष लगते हैं। और ये जो सारा जो कचरा है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई थैला उठाते नहीं, हम लोग सीधा मार्केट में जाते हैं। कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो हम लोग उस दुकानदार को या फिर उस व्यापारी को हम लोग इंसिस्ट करते हैं और उसके साथ में हम लोग, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग झगड़ा करते हैं कि थैली देना भाई, और वो थैला उठा करके हम लोग घर पे आते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। और उसको फेंकने के बाद में जब वो बाहर हम लोग कचरे के रूप में हम लोग फेंक देते हैं ना, तो वो सारा कचरा हमारे नदियों को, हमारे तालाब को, हमारे समुद्र को इतने बड़े पैमाने में वो दूषित कर रहा है, हमारी ज़मीन को दूषित कर रहा है। और यही जो कचरा है, ये जो क्रूड ऑयल से बना होता है, ये हज़ारों साल नष्ट होने के लिए इसको हज़ारों साल लग जाते हैं साथियों। और हज़ारों साल लगने के बावजूद भी ये
विघटन नहीं होता है। और ये जो कचरा है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में अगर इसको ख़त्म करने की अगर बात करेंगे तो इसको जलाना पड़ता है। जब हम लोग इसको आग लगाते हैं तो इसमें से जो हजार्डस गैसेस जो बाहर निकलते हैं ना, उसी की वजह से जो हमारा जो विश्व का जो तापमान बढ़ा हुआ है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और साथियों, ये ग्लोबल वार्मिंग की कहानी तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मानसून की जो शुरुआत है, केरल में सबसे पहले मानसून आ जाता है और बरसात की शुरुआत हमारे भारत वर्ष में जो होती है वो होती है केरल से। साथियों, इस साल जो एक्सपेक्टेड जो तारीख थी या डेट था, उस डेट को मानसून हमारे देश में पधारा नहीं है। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई में कल से बारिश को शुरुआत हुई है, वर्षा हो रही है कल से, क्योंकि हर साल जो वर्षा होती है वो 5 जून से होती है, परंतु इस साल जो है आज जो हमारा जो 25 तारीख है, 24 तारीख से वहाँ पे वर्षा की शुरुआत हुई। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को जो भी डिपेंड करता है या मैटर करता है वो है हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग जो जानलेवा जो ईंधन जो यूज़ कर रहे हैं उसी की वजह से। और साथियों, हम लोगों ने जैसे कि पिछले जो कुछ वर्षों में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमारा एक जो मिशन था कि हमारे देश को हम लोग आत्मनिर्भर बनाएंगे फूड रिलेटेड और फूड सेक्टर में, और उसी के चलते हम लोग जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे जो खेतों में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूरिया यूज़ कर रहे हैं, सल्फेट यूज़ कर रहे हैं, और इन सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो भी केमिकल रेसिड्यूज हमारे जो हम लोग जो भी ईल्ड लेते हैं, उत्पादन लेते हैं हमारे खेतों से, तो उसके ज़रिए उसके केमिकल के रेसिड्यूज हमारे बॉडीज़ में एंट्री कर रहे हैं। और यही केमिकल जब हमारे बॉडी के साथ में जब बगावत करता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैंसर। और साथियों, सही मायने में हम यही कहेंगे कि हम लोग कैंसर की फार्मिंग कर रहे हैं। सोचिए ना कि हमारे आदरणीय डॉक्टर गोलब सर बार बार कहते हैं, क्योंकि वो मेडिकल फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो बार बार यही चीज़ कहते हैं कि हम लोग जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, सुबह उठ जाइए, नाश्ते के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर 1 स्पून खा लेते हैं। तो क्या होगा साथियों, विदिन 5 मिनट्स हमारी डेथ हो सकती, बराबर। तो इतनी सीरियस बात होकर के भी हम लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसी की वजह से जो हमारी जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं तो घटत हो रही है, तो उसको वो हमारी इम्यूनिटी घट रही है। और उसी के साथ में जैसे कि हम लोग माइनिंग की भी जो बात करते हैं, जो मिनरल्स की जो बात करते हैं, जो माइनिंग होता है वहाँ पे जो भी जो प्रदूषण जो फैलता है, यानी हमारे भूगर्भ से हम लोग जो गड्ढा निकाल रहे हैं, जो गड्ढा या खुदाई जो कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नदी है, तालाब है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने जो डेवलपमेंट्स की बात करी, और डेवलपमेंट के नाते या फिर उस प्रगति के नाम पर हम लोगों ने जो हमारे जो नदी है, हमारे जो तालाब है, जो बहने वाले जो झरने हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारे जो इंडस्ट्रीज से जो बहने वाला पानी है वो छोड़ दिया। साथियों, जो पीने लायक जो हमारा निसर्ग और कुदरत जो है, हमें हर साल फ्रेश वाटर हमें क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइड करती है। तो उस फ्रेश वाटर में लगभग हम लोगों ने क्या किया है, फ्रेश वाटर में से 80% फ्रेश वाटर हम लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमारा जो लिक्विड सीवेज वेस्ट वाटर है ना, वो उसको उसमें छोड़ करके, और उसी तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रीज से जो लिक्विड वेस्ट जो निकलता है बाहर, केमिकल हजार्डस जो भी वेस्ट निकलता है, वो सारा हम लोग नदियों में छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी जो हमने खुद ने किया हुआ जो क्राइम है, उसी की वजह से हमारी धरती माता विनाश के कगार पर आकर के खड़ी है। हम लोगों ने प्रगति के नाम पे हम लोगों ने किसी पेड़ को छोड़ा नहीं है। तो साथियों, हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया और आपको भी पता है कि इस ग्लोबल वार्मिंग पे और इसके ऊपर काम करने वाले जो हजारों जो संस्थाएं हैं, वो एक एनजीओ की तरह काम कर रही है। और हमें साथियों ये एनजीओ की तरह नहीं काम करना है, हमें जो ये जो देखने वाली जो भूमिका होती है ना, उसको हमें छोड़ देना है और हमें इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। साथियों, सॉल्यूशन पे काम करना है, और सॉल्यूशन पे हम लोग जब काम करेंगे तो हमें ये जो भी चीज़ें हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को जो कारणीभूत होने वाली जो भी चीज़ें हैं,
उन चीज़ों को हमें 100% सस्टेनेबल वे में हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। साथियों, आपको पता है कि इसको अगर रिप्लेस करना है तो इसको एनजीओ की तरह नहीं करना है, इसको एक जन आंदोलन में हमें तब्दील करना है। जैसे कि आप जो सोच और विचारधारा के साथ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ये जो सोच और विचारधारा है हमें हर एक लोगों के साथ में ये सोच और विचारधारा हमें शेयर करनी है और उन्हें इस जन आंदोलन का एक हिस्सा बनाना है। जैसे कि आप सोचिए ना कि आप अगर मार्केट में जा रहे हो, आप जिम्मेदार नागरिक बनते हो, आप खुद की एक घर की आपकी जो कपड़े की थैली है वो लेकर के चले जाइए। आप जब योगदान देंगे इस धरती माता को बचाने के लिए, इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, हर एक लोगों में यही सोच हमें पिरोनी है कि हम लोग इस धरती माता को बचाने का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में हम खुद तो खुद शामिल होंगे ही, और उसी के साथ में जो भी उपभोक्ताएं हैं, यानी हमारे साथ में रहने वाले जो उपभोक्ता है, उन उपभोक्ता को हम लोग इस विजन और मिशन का, इस मूवमेंट का, इस जन आंदोलन का हम लोग हिस्सा बनाएंगे। तो साथियों, इसीलिए MCL है और MCL ही उसका सॉल्यूशन दे सकती है, क्योंकि MCL हर तहसील में है। जैसे कि हमारे देश में लगभग 5700 तहसीलें, आपको पता होगा, और उन 5700 तहसीलों में से लगभग 5500 जो तहसील है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, और उसी के साथ में जो 200 जो तहसील है वो शहरी क्षेत्रों में आते हैं। साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर तहसील में एक बायोफ्यूल स्टार्टअप लगा रहे हैं, जिसको हम लोग MBS कहते हैं, और MBS के तहत हर एक तहसील में हम लोग बायोफ्यूल सेक्टर में काम करेंगे। और उस बायोफ्यूल सेक्टर में जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे कुकिंग के लिए लगने वाला जो भी फ्यूल है, जैसे कि LPG है, और उसी के साथ में MCL अपने तहसील के लोगों को बायोकोल प्रोवाइड करेगी, और उसी बायोकोल का यूज़ करके हम लोग उस ईंधन को भी रिप्लेस करेंगे जो चूल्हे में यूज़ होता है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग वो किसानों को मतलब प्रोवाइड करेंगे। साथियों, उसी के साथ में हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग जो ईंधन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो नेचुरल जो CNG है, नेचुरल गैस है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसी के साथ में हम लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं। और ये जो भी ईंधन हम लोग जो उनको प्रोवाइड करेंगे, वो जो ईंधन है, जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी जो भी व्हीकल्स है, जैसे कि हम लोग आज 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर यूज़ करते हैं, बस यूज़ करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं, रिक्शा यूज़ करते हैं, और जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग देंगे तो हमारे साथ में जो हमारे जो उपभोक्ता है वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हम लोग 100% जो हम जानलेवा जो फोसाइल फ्यूल है उसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, और वो एलिमिनेट करेंगे हम लोग अपने इस बायोफ्यूल के साथ में। साथियों, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ईंधन यूज़ होता है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, और पावर प्लांट्स में भी जो भी आज नेचुरल कोल जो यूज़ हो रहा है वो हम लोग अपने बायो कोल के साथ में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसी के साथ में हम लोग अपने तहसील में जो भी केमिकल फार्मिंग हो रही है, उस केमिकल फार्मिंग को हम लोग तब्दील करेंगे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में, और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी उत्पादन होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने तहसील में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के तहत हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग तब्दील करेंगे, और हम लोग एलिमिनेट करेंगे जो केमिकल फार्मिंग जो हो रही है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। साथियों, उसी के साथ में जो हमारे हर तहसील की अलग अलग एक विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में हम लोग जानते हैं कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी जिसको हम लोग MCL का सस्टेनेबल प्रोडक्ट भी हम लोग जो बोल सकते हैं, उन सस्टेनेबल प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ताकि जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो प्रदूषण का काम करता है, हज़ारों साल लग जाते हैं उसको डिग्रेड होने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम लोग हमारे तहसील में इस सस्टेनेबल प्रोडक्ट का हम लोग निर्माण करेंगे, यानी हम लोग इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, और हम लोग एलिमिनेट करेंगे पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स को। तो साथियों, ये सॉल्यूशन अगर हमें लाना है तो हमारे हर तहसील में हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लोग खड़ी करेंगे,
और वो जो कम्युनिटी होगी वो होगी किसानों की, जिसको हम लोग MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और इस MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारे तहसील में हमारे जो किसान बांधव है ये हमारे साथ में जुड़ेंगे और ये सबसे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हम लोग यहाँ पे खड़ा करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मतलब पॉल्यूशन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए जो भी कल्प्रिट है, इस कल्प्रिट को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे हर तहसील में हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम लोग इसको रिप्लेस कर सकेंगे और जो कल्प्रिट है इसको हम लोग जड़ से मिटा सकेंगे। साथियों, अगर हमें ये करना है, सस्टेनेबल वे में करना है, तो सबसे इस पृथ्वी पर कुछ चीज़ है सस्टेनेबल, तो है वो है वनस्पति। और साथियों, हमारे जो भी प्रोजेक्ट होंगे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे हमारे खेती एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि हमारे सारे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे किसान बंधु हमारे लिए उगाएगा और वही रॉ मटेरियल से हम लोग बायोफ्यूल सेक्टर में काम करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर में काम करेंगे, हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस करने के लिए बायो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खेतों से ही हमें उपलब्ध होगी। तो साथियों, हमारे हर तहसील में हम लोग क्या करेंगे, बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे। उसमें से हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है यमकोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, और उसी के साथ में हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है बायो CNG मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो शुरुआत के दौर में हमारे तहसील में जो प्रोजेक्ट लगेंगे, उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, हमारे हर तहसील में हम लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाएंगे ताकि हम लोग अपने देशवासियों को एक ऑर्गेनिक फूड हम लोग उन्हें अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो साथियों, उसी के साथ में जो ऑल अदर जो रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि हम लोग इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम लोग अपने तहसील में बहुत बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर तहसील में, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रूरल जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों का प्रावधान करेंगे। तो साथियों, अगर हमें ये सारी चीज़ें हमारे किसान बांधवों को, हमारे देशवासियों को मुहैया कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक जो, जैसे कि मैंने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के साथ में अगर उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हमें उसके लिए आउटलेट्स और जगह जगह पर उनको सर्विस सेंटर्स हमें देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी अगर एक ब्रांड बनती है, जैसे कि आप मोबाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन सेक्टर की, तो मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में कोई कंपनी अगर ब्रांड है तो कोई भी बता सकता है कि वो है आईफोन, यानी एप्पल का फ़ोन जो है वो एक अच्छा ब्रांड है, क्योंकि उस कंपनी का रेपुटेशन ऐसा है कि वो अपने उपभोक्ताओं को, अपने कस्टमर को बहुत अच्छा सर्विस प्रदान करती है। तो साथियों, अगर हमें इस फूड रिलेटेड सेक्टर में अगर काम करना है, अगर हमें बायोफ्यूल सेक्टर में अगर काम करना है, अगर हमें ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट सेक्टर में अगर काम करना है, तो MCL यह चाहती है कि इन तीनों सेक्टर में सबसे बड़ा काम करने के लिए हमें ब्रांड बनना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम लोग, हमारे जो उपभोक्ता है, हमारे जो कस्टमर्स है, उसको हम लोग एक अच्छा सर्विस प्रदान कर सकें। तो साथियों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो भी उपभोक्ता है, उसके लिए हमें सारे सर्विस का हमें प्रावधान करना पड़ेगा। जैसे कि हर सेक्टर में, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगने वाला जो भी CNG किट्स है, वो सारा प्रोविज़न हम लोग अपने तहसीलों में करेंगे। और इसका जो एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान क्या है साथियों, जो एक तहसील है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट्स लगा रहे हैं, जैसे कि हम लोग हमारे तहसील में MBS का यूनिट लगाएंगे, जिसको MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप बोल रहे हैं। और इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, हमारे हर तहसील में हम लोग बायोफ्यूल निर्माण करने का काम करेंगे। साथियों, हर विलेज में, जैसे कि एक तहसील में, एक ब्लॉक में, जिसको तहसील को ब्लॉक कह सकते हैं, मंडल भी कहते हैं, आप होंगे आपके यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत विलेज में एक MVP का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं
ताकि इस MVP के चलते हम लोग हर ग्राम पंचायत से हमारे इस तहसील के लिए रॉ मटेरियल मुहैया करा सकेंगे और हमारे किसानों को इसमें हम लोग विजन और मिशन में जोड़ सकेंगे। साथियों, उसी के साथ में जैसे कहा था कि जो 200 जो तहसील है उसमें से लगभग शहरी क्षेत्रों में आने वाले जो 200 तहसील है वहाँ पे नगर निगम हो सकते हैं, नगर पालिका जिसको हम बोल सकते हैं, या महानगर पालिका जिसको बोलते हैं म्यूनसिपालिटी। तो वैसे वार्ड में लगभग MUP का प्रोजेक्ट लगेगा, हर वार्ड में एक MUP का प्रोजेक्ट लगेगा जो उस वार्ड का जो भी वेस्ट है उसके ऊपर काम करेगा, सीवेज वेस्ट वाटर पे काम करेगा। साथियों, MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग निर्मित कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग हमारे किसानों को एकत्रित जोड़ने का काम करेंगे और हमारा जो ये जो मिशन है उसको हम लोग साध्य करने का काम करेंगे। तो साथियों, इसके लिए आज जो MCL की जो अचीवमेंट है वो इस तरीके से है, लगभग 16 से भी ज़्यादा राज्यों में हम लोगों ने मिल करके काम किया है और 1100 से भी ज़्यादा जो तहसील है इस MDS प्रोजेक्ट के तहत हमारे साथ में जुड़ करके आज काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में आज लगभग 14 MCOL के प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं और 14 जो MCOL के प्रोजेक्ट लग चुके हैं वहाँ पे MCOL ये अपना ब्रांड नेम है, जिसको हम लोग बायोकोल की जो बात कर रहे थे उस बायोकोल को हम लोग MCOL के तौर पे हम लोग बात करते हैं। और ये जो MCOL के जो प्रोजेक्ट्स है ये लगभग 14 प्रोजेक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट हो चुका है और उसी के साथ में आने वाले ये जो आने वाला जो मंथ है उस मंथ में लगभग 14 प्रोजेक्ट और नए लगने जा रहे हैं क्योंकि मशीनरीज आ रही है। और MCL का जो उद्देश्य है इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 2023-24 के जो भी फाइनेंशियल ईयर है, इस साल में 250 MCOL के प्रोजेक्ट्स हमारे देश में लगाए। तो साथियों, उसके लिए जो तहसील है वो ऑलरेडी एलिजिबल्स है, अप्रूवल्स मिल चुके हैं, मशीनरीज की अवेलेबिलिटीज़ के हिसाब से वो कंपनी 250 प्रोजेक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने जा रही है। और उसी के साथ में जो CNG गैस प्रोडक्शन करने का जो यूनिट है, हमारा जो भी अभी प्रोडक्शन यूनिट है वो हमारा एक यूनिट जो है रनिंग स्टेज में है, वो महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला है, वहाँ पे रोहा है, रोहा तहसील है और उस तहसील में कोलाड में हमारा एक CNG का प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज में अभी चालू है। उसी के साथ में कंपनी का यही उद्देश्य है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 प्रोजेक्ट जो करने जो उर्वरित जो प्रोजेक्ट है 49 प्रोजेक्ट्स वो निर्माण करने का काम कंपनी उद्देश्य लेकर के चल रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 49 प्रोजेक्ट्स आने वाले लगेंगे। साथियों, ये जो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं ना, तो यही प्रोजेक्ट्स हमारे देश के लिए एक संपत्ति निर्माण करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल है, हमारे हर गांव की जो पोटेंशियल है, हमारे पूरे देश की जो पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल हमारी जो रिसोर्स और उसी के चलते हम लोग हमारा जो देश है सबसे अमीर देश कहलाता है। और अमीर जो देश कहलाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का 90% ऑफ द टाइम, यानी कि इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ, उस सभ्यता के जन्म से लेकर के आज तक इस 90% जो भी समय बीता है, उस समय में हमारा जो देश है सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छा एक देश करके लोगों ने देखा है। तो साथियों, हमारा यही मिशन है कि हर तहसील में हमें 3000 करोड़ की जो भी रेवेन्यू है उसको हमें डेवलप करना है। तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग जो भी गांव है, इन गाँव में 650 हेक्टेयर की ऑन एन एवरेज खेती करने, मतलब आज के तारीख में जो खेती हो रही है ना, जहाँ पे किसानी हो रही है, वो 650 हेक्टेयर की ज़मीन हर गांव में उपलब्ध है ऑन एन एवरेज। इसमें कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ये ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। 650 हेक्टेयर में अगर ज़मीन हमारे पास में उपलब्ध है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 20% जो भी 20% जो ज़मीन है वो हम लोग हमारे नेपियर ग्रास के फार्मिंग के लिए हम लोग अंडर कल्टीवेशन लाएंगे, जिसको हम लोग अगर एकड़ में अगर गिनेंगे तो 120
120 से लेकर के 130 हेक्टर अगर ज़मीन हम लोग बायोमास के फार्मिंग में अगर लाते हैं तो हम लोग एक किसानों को एक रिस्पेक्टेबल आय हम लोग प्रदान कर सकेंगे। और उसी के साथ में हम लोग आने वाले काल में जो भी 120 से लेकर के 130 हेक्टर ज़मीन अगर नेपियर ग्रास के अगर फार्मिंग के अंडर कल्टीवेशन लाते हैं तो हमारे तहसील में जो मॉड्यूलर प्रोजेक्ट जो बनेंगे, जैसे कि यमकोल का प्रोजेक्ट बनेगा और यमसीएनजी का जो प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसका जो भी रॉ मटेरियल का इनपुट कैपेसिटी होगा वो होगा 100 टन पर डे ईच प्रोजेक्ट। यानी हमारा जो ब्रांड नेम है यमकोल और जो यमसीएनजी, उस दोनों प्रोजेक्ट में 100 टन पर डे नेपियर ग्रास एज ए रॉ मटेरियल करके हमारे पास में कंज्यूम होगा। और साथियों, जो बचा हुआ जो 50 to 60% जो लैंड हम लोग जो आज भी कन्वेंशनल फार्मिंग जो कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं, जैसे कि आपके एरिया में जैसे मटर होता है, टमाटर होती है, आपके यहाँ पे मक्का भी लगाया जाता है, गेहूँ उगता है आपके यहाँ पे। अलग अलग जो हमारी जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस है उस हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नता के साथ में खेती किसानी की जाती है। तो उसमें से 50 से 60% जो भी ज़मीन है वो हम लोग क्या करेंगे, कन्वेंशनली रखेंगे, जैसे कि पारंपरिक पद्धति से जो हम लोग खेती करें वही खेती करेंगे, परंतु हम लोग इसमें इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी निर्माण हो रहा है। साथियों, हमारा जो पोटेंशियल है, जैसे कि हमारे देश के पास में जो नॉलेज है, जैसे कि आयुर्वेदा नॉलेज है और जो हर्ब्स है और ये जो कॉस्मेटिक्स जो हम लोग पेट्रोकेमिकल्स से बने हुए जो भी कॉस्मेटिक्स आज जो यूज़ कर रहे हैं, उसी कॉस्मेटिक्स की वजह से कितने लोगों को तो स्किन्स की इन्फेक्शन हो जाती है, परंतु ये जो स्किन्स की इन्फेक्शन अगर रोकनी है तो उसके लिए सबसे दुनिया का जो भी स्ट्रॉन्ग जो नॉलेज है वो है आयुर्वेदा। और यही आयुर्वेदा का जो भी फार्मिंग है उसको हम लोग बढ़ावा देने का काम करेंगे। और हमारे तहसील में से लगभग 5 से 10% जो भी ज़मीन है हम लोग उसमें से आयुर्वेदा करेंगे, जिससे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट की ओर हमारी खेती करेंगे। और साथियों, हमारे तहसील में जो बची हुई जो 20% की जो ज़मीन है वो हम लोग क्या करेंगे, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि ये जो पृथ्वी जो है, ये जो धरती माता है, जितनी अपनी है उतनी ही सारे जीव जंतुओं की है। शायद ये मानव प्रजाति या मनुष्य प्राणी ये जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग इसको भूलते गए और हम लोग ये मान बैठे कि ये पृथ्वी के मालिक हम हैं और उसी के तहत हम लोग जो हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले या फिर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसी को हम लोग तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। परंतु साथियों, हम लोग 20% जो भी ज़मीन है हमारे तहसील की वो इसके लिए रिजर्व रखेंगे। हम लोग नदी तालाब वहाँ पे बना सकते हैं, जंगल की पैदाइश हम लोग कर सकते हैं, तो इन जीव जंतुओं के लिए भी हम लोगों को रिजर्व में जगह रखें। साथियों, हमारे तहसील में जो फैमिलीज ऐसे हैं कि जिनके पास में एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे हम लोग ने जो एनिमल हस्बेंड्रीज है, जैसे कि ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्रीज है, तो एनिमल हस्बेंड्रीज करने के लिए हम लोग उनको प्रोत्साहन देंगे। हमारे MCL की कंपनी की तरफ से हम लोग उनको फंड्स अवेलेबल करके देंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे, ताकि आपको पता है कि आज भी बहुत बड़े पैमाने में एनिमल हस्बेंड्रीज हो रही है, परंतु ये जो एनिमल हस्बेंड्रीज जो हो रही है, इन पशुओं को एक फैक्ट्री के जैसे, मतलब जो फैक्ट्री फार्मिंग ही हम लोग इसको बोल सकते हैं, उसके तहत इन जीव जंतुओं का या इन जानवरों का आज वहाँ पे उन्हें बढ़ाया जा रहा है। साथियों, लोग ऐसे उनको पालते हैं जैसे कि वो मनुष्यता या मानवता भूल चुके हैं, उन जानवरों को ऐसे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। परंतु आज MCL ये कहेगी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल फैमिलीज़ को हम लोग एनिमल हस्बेंड्रीज करने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे और उनसे जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन को हम लोग अपने तहसील में एज अ ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग उन्हें हमारे तहसील में हम लोग उसको मार्केट कर सकते हैं। साथियों, उसी के साथ में हमारे पास में जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हस्तकला है और अदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे
कोई फैमिली घर पर बैठ करके इन सारी चीज़ों का अगर निर्माण करती है तो उसको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म MCL उपलब्ध कराने जा रही है। साथियों, हम लोग हर ग्राम पंचायत में लगभग 60 से 80 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत विलेज में हम लोग CNG का प्रोजेक्ट लगाएंगे और उस CNG के प्रोजेक्ट से लगभग हर साल 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोग वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जो कोल का एक जो प्रोजेक्ट है उसमें से हम लोग लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू हमारे यहाँ पे हम लोग जनरेट कर पाएंगे। उसी के साथ में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में लगभग हम लोग 10 से 20 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे। और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और एनिमल हस्बेंड्रीज है, इसकी तो बात अलग ही है। तो हर ग्राम पंचायत विलेज में मान लो कि 60 से 80 करोड़ का रेवेन्यू अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो साथियों, तो ये जो हमारा जो ग्राम पंचायत का जो पोटेंशियल है वो सही मायने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एकमात्र देश ऐसा है कि जिसमें लगभग 16 प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे देश में आते हैं और यही हमारा पोटेंशियल है। और दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, हमारे देश से भी बहुत बड़े बड़े देश है, परंतु हमारा एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जिसके पास खेती करने योग्य ज़मीन इतने बड़े पैमाने में उपलब्ध है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और यही हमारा पोटेंशियल है। साथियों, हमारे देश में लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत विलेज आते हैं और यही हमारी जो पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल के बेस पे लगभग दुनिया को लगने वाला जो भी ईंधन है 25 से 30% का ईंधन हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल अपने देश में है। जैसे कि आज मैंने भी कहा था, हमारे जो श्रावण माने सर है उन्होंने भी कहा कि 80% तक का जो भी ईंधन जो लगता है वो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं हर साल। और दुनिया को लगने वाला जो भी ईंधन है उसमें से लगभग 4.5 से 5% ईंधन हमारे देश को ही लगता है। और ये सारा ईंधन हम लोग इंपोर्ट करा रहे अब तक, परंतु हमारा जो पोटेंशियल है वो 25 से 30% हम लोग दुनिया को लगने वाला ईंधन हमारा देश निर्माण कर सकता है, अगर हम लोग इसको सही मायने में सही तरीके से अगर बायोफ्यूल सेक्टर में अगर लेकर के जाते हैं। तो साथियों, हमारा जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से है कि दुनिया को लगने वाला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको हमारे पास में बहुत बड़े पैमाने में लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र निर्माण होगा और वही लिक्विड जो बायो फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग सॉइल कंडीशनर के तौर पर, जैसे कि हम लोग जो कैंसर फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, उस कैंसर फार्मिंग में हमारे ज़मीन की जो फर्टिलिटी चली गई है उस फर्टिलिटी को फिर से अगर लौटाना है, हमारी ज़मीन को फिर से जीवंत करना है, तो उसको जीवित करने के लिए हम लोग जो फर्टिलाइज़र लगेगा दुनिया को लगने वाला 100% फर्टिलाइज़र हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल अपने देश में है। तो साथियों, और ऑर्गेनिक फूड की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स सप्लायर हमारा देश बन सकता है। इतना पोटेंशियल हमारे देश के पास है। और साथियों, दुनिया को लगने वाली जो भी इको फ्रेंडली जो भी चीज़ें हैं जो हस्तकला से बनाई जा सकती है और जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगी, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट सप्लाई करने की जो क्षमता है वो अपने देश के पास में 20% की क्षमता है। जो दुनिया को लगने वाला जो भी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं वो हम लोग 20% तक लगने वाली चीज़ें हमारे हर ग्राम पंचायत में अगर हम लोग मिल के इसका प्रोडक्शन करते हैं तो आसानी से दुनिया को हम लोग इसको मुहैया करा सकते हैं। साथियों, एक तहसील में अगर हम लोग 3000 करोड़ का रेवेन्यू अगर जनरेट करते हैं तो 3000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू यानी सेवा का निर्माण करते हैं और वस्तुओं का निर्माण अगर हमारे तहसील में करते हैं तो इसी सेवा को जब हम लोग प्रदान करेंगे और इसी वस्तु को जब हम लोग अपने तहसील में प्रदान करेंगे तो उसमें से लगभग 25,000 से लेकर के 27,000 करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, तो ये जीडीपी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यानी मिनिमम 3 बिलियन इन ईच तहसील हम लोग जीडीपी निर्माण कर सकते हैं और ये जो सेवा है और वस्तु है इसका आदान प्रदान अपने तहसील में हम लोग कर सकते हैं। साथियों, 5,500 तहसील में मान लो कि हम लोग
जो जीडीपी की बात कर रहे हैं उसमें से लगभग जो 5,500 जो तहसील है 3,500 करोड़ की हम लोग जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये अगर हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारी जो अभी करंट जो हमारी जो $3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें हम लोग किस तरीके से बढ़ोतरी कर पाएंगे। जैसे कि 3,000 करोड़ रुपए का अगर रेवेन्यू हर तहसील में अगर जीडीपी हम लोग बनाते हैं तो 16 से 17% तक का 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर का जो जीडीपी है उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आज सही मायने में हम लोग देखेंगे अमेरिका का जो भी इकोनॉमी है वो $25 ट्रिलियन का है और उसी के साथ में जो चाइना कंट्री है उसका 21 था, अभी घट करके वो 18 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। तो साथियों अगर जो हमारी जो इकोनॉमी है करंट इकोनॉमी को अगर हमें बढ़ा करके अगर उसमें 16 से 17% जीडीपी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग आने वाले कुछ ही समय में कम से कम समय में हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और साथियों वही हमारा उद्देश्य है कि जो 90% ऑफ द टाइम जो हमारा देश दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था उसी अर्थव्यवस्था को अगर हमें बनाना है तो हमें हमारे लक्ष्य की ओर हमारे उद्देश्य की ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो अपना जो विजन और मिशन है इसको लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन सकते हैं। तो साथियों हमारे तहसील को और हमारा जो भी ग्राम पंचायत विलेज है इसको अगर हमें सुजलाम सुफलाम बनाना है तो और दुनिया की जो 90% ऑफ द टाइम जो अर्थव्यवस्था था उसको अगर हमें फिर से बनाना है तो आपको पता है कि हमारे हर तहसील में हर जिले में अलग अलग कल्चर्स है, जैसे कि अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग भाषा है और हर तहसील और हर जिले की एक अलग अलग विशेषताएं हैं। और उसी विशेषता पे अगर हम लोग काम करेंगे और सही प्लानिंग करके अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग फिर से जो सुजलाम सुफलाम भारत की या सुजलाम सुफलाम किंगडम की जो बात कर रहे हैं तो वो हम लोग बन सकते हैं। आपको पता है कि जो मॉडर्न साइंस की हम लोग जो बात करते हैं और जो हमारा जो प्राचीन जो साइंस है वो कितने मतलब दुनिया में सबसे अग्रेसर हम लोग पहले से ही है साइंस में। जैसे कि आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो जो मंदिर है उस मंदिर का जो भी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ये जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये जो पत्थर यूज किए गए हैं वो आसपास कहीं पे भी नहीं पाए जाते और इतने ज़्यादा प्रलय या कुछ भी आए संकटें आए तो इन सारे वर्षों में इस मंदिर में थोड़ा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे प्राचीन काल से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। साथियों यही हमारा पोटेंशियल है और आपको पता है कि हर तहसील में छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में से हर तहसील में से हर गांव से हर फैमिली से कोई ना कोई माइग्रेट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में और यही चैलेंजेस को अगर हमें चेंज करना है हमारे सामने आज एजुकेशन की जो चैलेंज हमारा जो पोल्यूशन है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट है इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का अगर योगदान देता है तो वो हमारे मूवमेंट का हिस्सा होगा। तो इस मूवमेंट का रोड मैप क्या है साथियों, जैसे कि आप जो राइट पर्सन जैसे कि हमारे पंकज कमल जी ने कहा कि योग्य उम्मीदवार की उन्होंने बात करी थी। कोई भी मिशन या कोई भी जन आंदोलन कोई भी अगर मूवमेंट छिड़ता है तो उसको लीड करने के लिए एक सही उम्मीदवार की ज़रूरत होती है। तो साथियों एमसीएल भी ये जो आंदोलन जन आंदोलन जो छेड़ चुकी है इसके लिए एमसीएल भी सही उम्मीदवार की तलाश में है और एमसीएल भी यही चाहती है कि हर उस तहसील का जो भी जिम्मेदारी है वो एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में हो ताकि वो ये जो एमसीएल का जो विजन और मिशन है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। साथियों ये जो जन आंदोलन है आपको पता होगा कि पोलियो को पूरी तरीके से निर्मूलन करने के लिए जो पोलियो का जो अभियान चलाया गया और पोलियो को भारत सरकार द्वारा जड़ से निर्मूलन किया गया और उसी तरह से हम लोगों को इस जन आंदोलन को करना है और हर गांव में हर विलेज में
हर उस किसान फैमिली से हमें मिलना है और ये जो जागरूकता है इस MCL और मिशन की जो भी मूवमेंट है इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। साथियों, ईच ग्राम पंचायत में हमें जो भी रेवोल्यूशनरी जो भी हर ग्राम पंचायत में हमें जो लीडर खड़ा करना है, जो रेवोल्यूशन एक सोच लेकर के अपने किसानों के लिए काम करने वाला होना चाहिए और उन्हीं MVP रेवोल्यूशनरीज के साथ में हम लोग अपने हर ग्राम पंचायत में एक MVP का भी हम लोग चयन करेंगे। उसी के साथ में साथियों, जो म्यूनिसिपल वार्ड की हम लोगों ने जो बात करी थी, जैसे कि हर शहरी क्षेत्रों में जो तहसील आते हैं, नगर निगम आते हैं, म्यूनिसिपालिटीज आती है, तो हम लोग वहाँ पे MUP का जो प्रोजेक्ट लगाएंगे, जिसको हम लोग MCL अर्बन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो इस अर्बन प्रोजेक्ट के चलते भी हम लोग हर उस वार्ड में काम करेंगे। साथियों, हर ग्राम पंचायत और हर जो वार्ड है वही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियल है। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी किसान है, ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और जो म्यूनिसिपल वार्ड्स है वहाँ से भी जो लिक्विड सीवेज वेस्ट वाटर है, उसी के साथ में जो म्यूनिसिपल वेस्टेज है, उसके ऊपर भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जो हम लोग जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो बात कर रहे हैं और जो बायो पेट्रोकेमिकल से प्रोडक्ट से जो बना हुआ जो वेस्ट है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें जड़ से मिटाना है तो MCL उसी के लिए अर्बन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है और उसी के लिए अगर हमें जन आंदोलन को अगर हमें अच्छी तरीके से करना है तो हमें एक निश्चय करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारा जो MVP होगा, जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम करेगा, हमें निश्चय करना होगा और वो निश्चय ऐसा होगा कि 100% हम लोग अपने किसानों के लिए काम करेंगे। जो पंकज कमल जी ने कहा कि सही उम्मीदवार, उसी तरीके से हम अपने तहसील के लिए सही उम्मीदवार है या नहीं है कि नहीं है? पक्का? बोलिए आप, उम्मीदवार है ना? 100% है सर, 100%। ओके, नहीं मैं बीच में ऐसे टोक दिया कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, हालत सोच नहीं रहा है कुछ? लगता है सब हो गया दूसरे। हाँ? तो आप मतलब बोर हो गए? नहीं, ओके, हम तो स्टार्ट लगाने चले गए। हाँ। तो हमें अगर हमारा गोल अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें निरंतर रूप से हमारे किसानों से हमें मिलना पड़ेगा और उसको हम लोग कहते हैं सैटरडे सेशन। यानी एक दिन आप ऐसा तय करो, हर हफ्ते में एक दिन आप ऐसा तय करो कि उसी दिन हर हफ्ते आप जाओगे वहाँ पे और लोगों को अवेयर कराएंगे इन सारी चीज़ों से, और एक समय ऐसा तय करो और एक स्थल ऐसा तय करो। आप क्या करना है सैटरडे सेशन के लिए, वो जो हमारा जो MVP है उसको एक दिन तय करना है, एक समय तय करना है, एक स्थल तय करना है। हर हफ्ते वो वहीं पे मिलेगा, उसी समय मिलेगा और लोगों को यही बताएगा कि जो आप जो सोच रहे हो, आपके जो दिमाग में है वही चीज़ है। जैसे कि हम लोग जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमारे धरती माता को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग रोड्स की बात कर रहे हैं। ये जो अच्छे बदलाव जो हमारे देश में लाने की जो सोच रख रहे हैं, उसी सोच के बारे में हमें इन सारे किसानों को अवेयर कराना है। उसी को हम लोग कहते हैं सैटरडे सेशन। तो साथियों, दुनिया की सबसे जो बहुत बड़ी जो आंदोलन जो खड़ी की गई ना, एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक 15 साल की बच्ची ने खड़ा किया। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, आज तक के दुनिया के हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा आंदोलन जो बना, वो बड़ा आंदोलन बना इस 15 साल की बच्ची की वजह से, जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। और इस बच्ची का कहना यह था कि हमारी जो भी धरती माता है, इसको बचाने के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि पोल्यूशन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको कम किया जाए, पेड़ों को काटा नहीं जाए। तो ये जो आंदोलन है इस बच्ची ने खड़ा किया था। मैं तो कहूँगा कि आने वाले कुछ ही समय में हमारा जो जन आंदोलन है वो दुनिया का सबसे बड़ा हो, और उसी के तहत हम लोग हमारे जो धरती माता बचाने की जो मतलब मूवमेंट और मिशन है, उसको हम लोग सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग खड़ा करें। साथियों,
हमारा जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा उसी से हम लोग हमारी धरती माता की बात कर रहे हैं, हमारे धरती माता को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, हम लोग तो बात कर रहे हैं पोल्यूशन पे, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि रोड्स पे, हम लोग बात कर रहे हैं रोड मैप की बात कर रहे हैं, एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। तो साथियों इसमें हमें क्या मिलेगा? बराबर, कोई भी अगर सोचता है कि कोई भी चाहता है कि मैं कुछ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? बराबर, तो हमारा जो अर्निंग है, हमारा जो इनकम है, हमारा जो करियर है इस तरीके से है कि आप आपके तहसील के जो है MCL के साथ में जो काम करेंगे उसमें आप आपके तहसील के प्रमोटर के तौर पे, यानी आपके जो भी बायोफ्यूल स्टार्टअप की जो कंपनी होगी उसके स्टार्टअप कंपनी के आप ओनर होंगे। तो साथियों, और जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि लगभग 29,000 हेक्टेयर ज़मीन डेवलप करने की जो बात कर रहे हैं, और ये जो 29,000 जो हेक्टेयर ज़मीन है उसके पीछे सोचिए कि 50,000 फैमिली अगर आपके तहसील में है तो 2 लाख लोग आपके साथ में होंगे और 2 लाख लोगों को आप लीड करोगे। तो सोचो कि आपका जो कद है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप फरिश्ते के रूप में उभर सकते हो, लोग आपको देवदूत की तरह मानने लगेंगे और उस तहसील को आप लीड करोगे, 2 लाख फैमिलीज को आप लीड करोगे। तो साथियों, जो रेवेन्यू बनेगा 3,000 करोड़ पर एनम, यानी पर ईयर आप बना सकते हो, यानी वैल्यूएशन के तौर पर अगर देखेंगे तो 2 बिलियन की हम लोग रेवेन्यू वहां से हम लोग अपने तहसील से बना सकते हैं और अपने तहसील को हम लोग सुजलाम सुफलाम राज्य बना सकते हैं। तो साथियों, इसमें MCL का क्या रोल होगा? जैसे कि आपके तहसील में कोई भी अगर फैक्ट्री लगती है तो उसकी जो भी वैल्यूएशन है, शुरुआत के दौर में कंपनी जो फैक्ट्री लगाएगी 100 टन इनपुट वाली बायो CNG की फैक्ट्री लगाएगी और बायोकोल के लिए भी 100 टन इनपुट की फैक्ट्री कंपनी लगा जा रही है। तो उसमें से 10% तक के इक्विटीज आपके होंगे और 20% का CSR फंड आपके द्वारा ही आपके तहसील के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। तो साथियों, ये सारी चीजें करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से हम लोग MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप का एक प्रमोटर बन सकते हैं और MBS यानी MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप का हम लोग प्रमुख या ओनर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हर तहसील से, जैसे मैंने पूछा था कि आप राइट पर्सन हो क्या, बराबर, तो हमारे रोहित RK जी ने कह दिया था कि नहीं सर, हम ही राइट पर्सन है, बराबर। तो हम राइट पर्सन हैं, ये हमें साबित करना है हमारे लोगों के लिए काम करके, और हम लोग आपके जैसे ही क्रांतिकारक सोच रखने वाले, अपने तहसील के लिए काम करने वाले सोच रखने वाले उस इंसान की खोज में है। और उस इंसान की खोज अगर हमारी आपको लेकर के या आपको मिल करके अगर आपके तहसील के बारे में समाप्त हो जाती है तो हम लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि इस तहसील का इंचार्ज और इस तहसील का प्रमोटर और इस तहसील का प्रमुख मुझे बनना है। तो साथियों, आपको ये सोचना होगा कि आपको ही आपका तहसील का इंचार्ज और आपके तहसील का प्रमुख क्यों बनाया जाए, बराबर, क्यों बनाया जाना चाहिए। मैं अगर मेरे उम्दी तहसील की अगर बात कर रहा हूँ, उम्दी के बारे में अगर मैं MCL को बोल रहा हूँ कि नहीं सर, मैं उम्दी का इंचार्ज बनना चाहता हूँ, MCL के साथ में जुड़ना चाहता हूँ और मैं अपने तहसील में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्यों बनाया जाए? क्योंकि मैं अपने तहसील से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ का नेटिव हूँ और उसी के साथ में मैं जो MCL की जो सोच है उसी सोच से मैं कहीं ना कहीं मेल रखता हूँ। मेरी यही सोच है कि मैं अपने तहसील के लोगों के लिए कुछ करूँ, किसान बांधवों के लिए कुछ करूँ, अपने देश को बचाने के लिए मैं कहीं ना कुछ योगदान दूँ। तो साथियों, उसके लिए आपको MCL का जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने जब आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में आपको इंटरव्यू पैनल के सामने एक इंटरव्यू फेस करना है। वो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है Zoom ऐप पे। जैसे ही आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं तो आपको विदिन 7 डेज आपको 10 लाख रुपए कंपनी का जो भी लीगल और ऑथोराइज्ड अकाउंट है MCL का
उस पे आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। और ये जो 10 लाख रुपए है ये 100% आपको रिफंडेबल है। इसके लिए लॉकिंग पीरियड कंपनी की तरफ से रखाया गया है 1 साल का। तो ये जब आपका लॉकिंग पीरियड मतलब जो 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं उसी के साथ में आप आपके तहसील के इंचार्ज बन जाते हो, प्रमोटर बन जाते हो। आपको 2 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसके तहत हमारे तहसील से हमारे साथ में लगभग 15,000 किसान जुड़ेंगे, और एक हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारे तहसील का जो भी MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप की कंपनी जो चलेगी उसके तहत बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपको स्थापना करनी है। और उसी के साथ में जो इस फैक्ट्री को लगने वाली जो भी ज़मीन है आपको उसको अवेलेबल करवाना है। अगर वो आपकी ओन लैंड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको आप लोग लीज पे लेकर के भी अवेलेबल कर सकते हैं। और इस बायोफ्यूल स्टार्टअप का निर्माण हम लोग अपनी तहसील में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।